हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज ऑर्डर 20। हम ऑर्डर 19 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ऑर्डर 20 बात करता है अबाउट जजमेंट एंड डिक्री इन डिटेल। देखिए, डेफिनेशन हम इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है कि जजमेंट क्या होती है एंड डिक्री क्या होती है। दो स्टूडेंट्स हु रिसेंटली ज्वाइंड, वो मेरा लास्ट सेशन देखिए जो हमने जस्ट स्टार्टिंग करी है जब सिविल प्रोसीजर कोड की। तो शायद वो सेकंड थर्ड सेशन वीडियो में मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं और उसमें हमारा क्या है, ऑर्डर 2 क्लोज 9 बात करता है डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। जजमेंट वैसे क्या होती है, व्हेन डिक्री इज प्रोनाउंस्ड बाय एनी जज एंड दैट इज रिटन डाउन इन अ डॉक्यूमेंट। जब एक डिक्री के फाइनल स्टेटमेंट को जज अपने वर्ड्स में लिखता है उसको हम बोलते हैं जजमेंट, राइट। और जजमेंट वंस रिटन डाउन बाय एनी कोर्ट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज गिवन इन दिस डेफिनेशन, ऑर्डर 2 क्लोज 9 जजमेंट। देन इट्स डिक्री। डिक्री आपकी गिवन है ऑर्डर 2 क्लोज 2 में। डिक्री क्या कहती है, व्हेन केस इज सेट टू बी फाइनली डिसाइडेड। जब एक केस ऐसा मान लिया जाता है कि ये फाइनली डिसाइड हो चुका है, दैट इज द डिक्री ऑफ द केस, राइट। और उसी डिक्री को जब रिटन डाउन किया जाता है वो क्या बन जाती है, जजमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 20 की इन डिटेल। जजमेंट को डिवाइड किया गया है ऑर्डर 20 में रूल 1 to 5 में। देन फ्रॉम 6 to 20 डिक्री के बारे में डिस्कस करेंगे हम, राइट। सो बेसिकली ऑर्डर 20 में 20 रूल्स ही हैं, ये याद रखेंगे। अब आ जाते हैं रूल 1 पे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक जजमेंट। सो जजमेंट प्रोनाउंस्ड, कब जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है, ईदर ऑन द डेट व्हेन द आर्ग्यूमेंट्स आर ओवर, या फाइनल हियरिंग ओवर हो जाती है, सारी आर्ग्यूमेंट्स जितनी होती है वो ओवर हो जाती है, उसी दिन जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है। और इफ नॉट पॉसिबल ऑन दैट डे, तो कौन से डेट को, विद इन 30 डेज ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स आर ओवर। जिस दिन आर्ग्यूमेंट्स ओवर होगी उससे काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे 30 डेज का। तो 30 डेज के विद इन जजमेंट प्रोनाउंस करनी ही होती है। देन वन थिंग you should clear in your mind that the day on judgment is pronounced, both parties must be present। दोनों parties, opposite one and in the favor one, दोनों को ही present होना पड़ेगा। ओके, दिस इज गिवन इन रूल 1। अब आ जाती है बात रूल 2 की। रूल 2 बोलता है, इफ देयर इज एनी रीजन जिसकी वजह से उस दिन जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई है। रीजन क्या हो सकते हैं, सपोज कीजिए जो स्यूट है वो फाइनल हियरिंग हो चुकी है, आर्ग्यूमेंट्स ओवर हो चुके हैं, बस रीजन क्या था कि उस दिन जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हो पाई। कोई भी रीजन हो सकता है, जज के कहीं ट्रांसफर हो जाता है जज का, या देयर इज रिटायरमेंट ऑफ एनी जज, और एनी अदर मटेरियल रीजन, तो उस वजह से जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हो पाती। तब क्या होता है, रूल 2 कहता है, देन द न्यू जज विच रिप्लेसेस द ओल्ड वन विल प्रोनाउंस दैट जजमेंट। ओके, वो सिर्फ प्रोनाउंस कर देंगे और वो खुद के ही साइन करेंगे। अब सपोज कीजिए कि जो ओल्ड जज थे उन्होंने उस सूट में कोई भी प्रोसीडिंग की ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ, सूट की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो जब न्यू जज आएंगे वो क्या करेंगे, उस प्रोसीडिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे, देन इट रीस्टार्ट द इशू। इश्यूज जो होंगे वहीं से ही जो केस होगा, जो सूट होगा वो रीस्टार्ट होगा और देज वो पूरा केस चलता रहेगा, फाइनल हियरिंग होगी, जजमेंट पास होगी, राइट। कमिंग टू देन रूल 3। रूल 3 बात करता है, वंस द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, वंस द जजमेंट इज रिटन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी, इट मस्ट बी साइंड बाय दैट जज। साइन होगा, अगर ओपन कोर्ट में जजमेंट पास की गई है, स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन द टाइम एंड द डेट अलोंग विद दैट, टाइम और डेट आपको देनी है। प्लस जजमेंट कांट बी चेंज्ड वंस इट इज रिटन डाउन। उस पर्टिकुलर जज की जजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको फर्दर अपील कर सकते हैं, फर्दर रिवीजन के लिए डाल सकते हैं, रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज हिज वर्डिंग्स। ऑल राइट, कमिंग टू रूल 4। रूल 4 बात करता है, व्हाट हैपेंस व्हेन जजमेंट इज ऑफ स्मॉल केसेस कोर्ट। ऐसे स्मॉल केसेस कोर्ट की जो जजमेंट होती है उसमें मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, दैट मस्ट इन्वॉल्व ओनली द मटेरियल एविडेंसेस।
सिर्फ मटेरियल एविडेंसेस को वो अपनी जजमेंट में इन्वॉल्व करें, दैट्स इट। कमिंग टू नेक्स्ट रूल, रूल 5 बात करता है कोर्ट विल स्टेट द रीजन फॉर ईच इशू। जो भी इशू होगा, इशू वाइज जजमेंट बेसिकली हम इसको बोलते हैं। क्या होता है, जब जज अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे तो उनको क्या ध्यान में रखना है कि वो हर इशू के लिए अपनी जजमेंट दे। ये नहीं है कि पर्टिकुलर केस जो भी है लास्ट में उसमें जजमेंट डाल दी, नो नॉट एट ऑल। आपका जिस जिस चीज का इशू है, जिस बात का इशू है, पर्टिकुलर इशू जजमेंट देनी होती है। So this is all about judgment. Coming to rule 6 to 20, we discuss decree now. Rule 6 बात करता है that the crux of judgment is decree. जो डिक्री है हमारी वो बेसिकली कहाँ पर एंड होती है, जजमेंट पे। और जजमेंट किससे रिलेटेड होती है, डिक्री से। इफ देयर इज नो डिक्री देयर इज नो जजमेंट। दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ जजमेंट और द क्रक्स या जजमेंट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज अपॉन द डिक्री। इसलिए ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो हम इकट्ठे ही कर रहे हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, क्या बात करता है दैट द डेट ऑफ द डिक्री, जिस दिन डिक्री पास हुई है हमें क्या करना है, उस डेट को मेंशन करना है, प्लस साथ में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिक्री में स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। वो क्या है, केस नंबर, देन नेम ऑफ द कोर्ट, देन सिग्नेचर ऑफ द जज। जज को अपने सिग्नेचर देने पड़ते हैं, केस नंबर डालना पड़ता है, कौन सी कोर्ट में डिक्री पास हुई है वो नेम ऑफ द कोर्ट मेंशन करना पड़ता है। नाउ बच्चे, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिक्री। मैं अब आपको रूल वाइज नहीं बता रही हूँ, सो जस्ट पे योर अटेंशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू इंक्लूड अगर आपका डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द जज हु हैज सीन ऑल द प्रोसीडिंग्स, जिनके थ्रू सारी प्रोसीडिंग्स पास हुई हैं, जिन्होंने लास्ट आर्ग्यूमेंट ओवर की है, एंड बाय चांस वो डिक्री को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, देन द सक्सेसर जज जो भी होंगे दैट विल पास द डिक्री एंड दैट विल साइन द जजमेंट। वो उस जजमेंट को साइन करेंगे। ये हमने अभी जस्ट प्रीवियस रूल में भी डिस्कस किया है। कमिंग टू नेक्स्ट, इफ डिक्री इज रिलेटेड टू सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी रिकवरी से रिलेटेड डिक्री पास हुई है, तो उसमें जो सबसे मेंशन इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है वो क्या है, दैट फुल आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की एक एक चीज जो आपको आप जानते हो वो मेंशन करनी पड़ेगी। कैसे, बाउंड्री, इफ यू नो इट्स सर्वे नंबर, हसरा नंबर, और इफ इट्स अ रेजिडेंशियल प्लेस देन यू हैव टू मेंशन द हाउस नंबर, राइट। व्हाट इफ, ये तो था इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिक्री है तो क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको क्या करना पड़ेगा, राइट्स ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी है तो राइट्स रिलेटेड टू इमूवेबल, एंड देन अमाउंट ऑफ मनी, ऑल्टरनेट अमाउंट आपको मेंशन करनी पड़ेगी उस मूवेबल प्रॉपर्टी की रिलेटेड। आप ऑल्टरनेटिव मनी को रखते हैं तो वो कितने की उसका बैलेंस है। दिस इज regarding this. Coming to the next one, what if the decree is related to direct payment of money? मतलब कोई मनी से रिलेटेड इशू था, किसी को पेमेंट करनी थी या किसी का डेट रिलेटेड है, लोन रिलेटेड है, तो वहां पर क्या है, इफ इट्स रिलेटेड टू डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी तो आपको वो अमाउंट मेंशन करनी है, वेदर इट्स रिलेटेड विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। आपको विद इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट मेंशन करना पड़ेगा, और जो आप मनी की अमाउंट मेंशन करते हो अपनी डिक्री में वो आपको बोथ इन वर्ड्स एंड इन नंबर देनी पड़ेगी। वर्ड्स में भी मेंशन करना है और नंबर्स में भी मेंशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट Order 20 Judgment and Decree. I have given you all the important information about this. If you still get any problem, comments below. I'll mention you all more important points, right? So this is for today session. Till then, keep watching, keep sharing. Have a good day. Thank you.